बेटा देखो ये टॉपिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसे कंसेप्चुअल समझोगे तो ये पता चलेगा मैं जो कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। अभी तक जो हम डेरिवेटिव कर रहे थे, कोशिश तो की थी स्टार्टिंग में समझाने की कि डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन डेरिवेटिव को अलग अलग चैप्टर्स में कैसे कैसे यूज किया जाता है या कैसे कैसे उसके मीनिंग निकलते हैं। मीनिंग तो एक ही है, बट वो हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे टॉपिक। तो पहले एक बार मीनिंग पे आए हैं वापस। मीनिंग ये था बेटा, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, जबकि चेंज इन एक्स बहुत ही स्मॉल नंबर है, तो इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स। ये हमें पता है कि जब हम एक्स की वैल्यू में चेंज करेंगे तो नो डाउट वाई की वैल्यू में भी चेंज आएंगे, क्योंकि दो फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है, कोई भी फंक्शन हो एक्स के। अगर आप एक्स की वैल्यू में स्लाइटली सा भी चेंज करेंगे तो वाई की वैल्यू, फंक्शन एक्स को वाई ही बोलते हैं बेटा। तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू में चेंज करते हैं तो एक्स की वैल्यू में चेंज करने से वाई की वैल्यू में चेंज ही जाती है। तो जो एक्स की वैल्यू में चेंज करते हैं उसे बोलते हैं चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स, और जो चेंज इन वाई होता है उसको बोलते हैं डेल्टा वाई। तो चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स के बीच में जो रिलेशन है, जो रेशियो है, जो उनके बीच में संबंध है, उसको शो करता है डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन वो डी वाई बाई डी एक्स लिखते तभी है जब ये जो चेंज है बहुत ही स्मॉल नंबर है, बहुत छोटा सा चेंज है, हल्का सा चेंज करते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करते। ठीक है, अब आप अपनी क्लास 11 के एक चैप्टर पे आ जाओ, पहले उस टॉपिक को देखते हैं। क्लास 11th में हमने पढ़ा स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप में हमने पढ़ा कि स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। याद होगा आपको, इसको हम टेन थीटा भी बोलते थे, और जो प्रूफ भी करवाया था कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, जब चेंज इन वाई चेंज इन एक्स ट्रायंगल बना के करवाया था। तो बच्चों ये एक्चुअली में ये देखा जाए तो पहले y की वैल्यू y1 थी, इनिशियल वैल्यू, और ये उसकी कौन सी वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। तो ये फाइनल वैल्यू है y की, तो फाइनल वैल्यू ऑफ y और इनिशियल वैल्यू ऑफ y को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन y, डेल्टा y। और ये फाइनल वैल्यू पहले x1 वैल्यू थी, बाद में वो चेंज हो गई, क्या हो गई, x2 हो गई। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू ऑफ x हो गई, और ये फाइनल वैल्यू ऑफ y हो गई। तो ये भी चेंज इन x हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो चेंज इन x आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो आप देखें तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही है। और अगर ये वाला चेंज बहुत ही छोटा सा नंबर है, डेल्टा, तो यही तो डी वाई बाई डी एक्स है, यही बन गया ना डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप जो होता है वो लाइन का ही नहीं, अभी तो हमने लाइन का पढ़ा है क्योंकि हमने 11 में पढ़ा ही लाइन का था। तो जब भी किसी भी चीज का स्लोप फाइंड आउट करना चाहे, स्लोप का वैसे मतलब ढलान होता है, ठीक है, ढलान की तरीके। अब लाइन के स्लोप में ना कोई चेंज नहीं होता, हम कैसे स्लोप निकालते थे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लाइन है, तो अगर हमने इसका स्लोप फाइंड करना है तो ये वाला जो एंगल होता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है यही स्लोप होता है, और ये चेंज नहीं होता। अगर हम यहाँ पर स्लोप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये है, अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप का मतलब होता है एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, बाय द कर्व, बाय द फिगर, जो भी फिगर है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है। तो अगर मैं एंगल पता करना चाहूँ यहाँ पर कितना एंगल बनता है, तो मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ ज्योमेट्री यूज होती है कि एक दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कैंसिल करती है तो ये एंगल सेम होते हैं। तो जो एंगल यहाँ बना है वही यहाँ बना, तो यानी कि स्लोप यहाँ पर भी वही है जो यहाँ पर है। और अगर मैं इसको नीचे भी ले जाऊं तो भाई एक एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी वही सेम है, क्योंकि ट्रांसवर्सल काट रही है पैरेलल लाइंस को। तो ये हमारे कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक है बेटा, इक्वल एंगल्स होते हैं, तो स्लोप सेम होता है। तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा एक जैसा होता है।
चाहे आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो, इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो, जिस भी पॉइंट पे आपने फाइंड करना होता है उस पॉइंट पर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको नजर यही आएगा ट्रांसवर्सल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल तो सेम होना ही है, तो स्लोप सेम ही आएगा। तो लाइन के स्लोप के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और आप देख भी लें कि अगर आप यहाँ पर ढलान चेक करेंगे तो ढलान तो एक ऐसे अलग अलग ढलान ऐसे होती है, यहाँ पर कैसे है, यहाँ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यहाँ पर बहुत दम एकदम नीचे गिर गया, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे है, फिर यहाँ पर एकदम ऊपर, यहाँ पर कैसे एकदम नीचे आ गया, तो यहाँ स्लोप क्या है, डिफरेंट है। तो जब हमें किसी ऐसी चीज का स्लोप निकालना हो जो चेंज होती रहती है तो उस कंडीशन में हम डी वाई बाई डी एक्स यूज कर लेते हैं। 11th में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सब जगह स्लोप सेम था, हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया। और वजह की बात देखो, जैसे आपने ये लाइन पढ़ी थी, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, m का मतलब स्लोप होता है और c का मतलब y इंटरसेप्ट होता है कि लाइन y एक्सिस को कहां काट रही है, पॉइंट वेयर लाइन कट y एक्सिस, y एक्सिस को कहां काट, जैसे ये लाइन y एक्सिस को कहां काट, तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो c होता है, ठीक है बेटा। m स्लोप होता है। मान लीजिए आपने इसका स्लोप निकालना है, तो हम तो आपको बोल देते हैं फॉर्मूला है भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही होता है, तो आप स्लोप लिख देते 3। अब आज आप 12th में हैं तो हम क्या करते हैं, सर ने अभी भी बताया स्लोप का मतलब डेरिवेटिव ही होता है 3x माइनस स्लोप 3, स्लोप तो 3 आया। मान लो हमने इसका स्लोप निकालना है, अब ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जब x और y एक ही तरफ होते थे तो हम फॉर्मूला लगाते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये हम स्लोप का फॉर्मूला लगाते थे जब x और y वाली टर्म्स एक ही साइड हो। मैं बार बार बोलता था नोट कर लो, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब x और y की दोनों टर्म्स इक्वलिटी के एक ही साइड हो। यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि y इस साइड है और x उस साइड, ये फॉर्मूला तभी लगता है ये वाला, ठीक है। तो अगर हम स्लोप निकालें तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये आ जाएगा, माइनस तो फॉर्मूले में है, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 है, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये 3 और ये माइनस 2 तो क्वेश्चन, तो बच्चों 3/2 आ जाएगा। सर अगर मैं डेरिवेटिव से करूं तो सर डेरिवेटिव देखो 3 x का डेरिवेटिव 1 y का dy बाई dx और ये हो गया 0, तो बच्चों 3 इक्वल टू 2 dy बाई dx और dy बाई dx इक्वल टू 3/2। क्या यही आंसर है? बात तो सेट आ रही, समझ तो आ रही है कि हाँ स्लोप भी होता है यार, डेरिवेटिव कर दो, बट क्योंकि स्लोप कांस्टेंट आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि स्लोप चेंज नहीं हो रहा, एक ही जैसा स्लोप है पूरी लाइन का, स्लोप कांस्टेंट आ रहा, बट स्लोप कांस्टेंट होगा ऐसा कोई वो नहीं। तो हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास है और ये आपका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ बना ले, सोच लो 0 to पाई और ये यहां पर 1 π/2 ये ग्राफ। अब आप देखें तो इसका स्लोप अलग अलग जगह पर अलग अलग ही मिलेगा। अब यहां पर अगर आप स्लोप निकालना चाहें तो एक पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि x इंक्रीज हो रहा है तो y पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, x डिक्रीज हो रहा है तो y पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। तो आपको ध्यान रखना है x इंक्रीज हो रहा है y फिर इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ेगा। x के बढ़ने से y बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। x के बढ़ने से y कम हो रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, एक चीज पॉजिटिव है एक है, क्योंकि ऊपर चेंज इन y है ना और नीचे चेंज इन x है। अगर इन दोनों में से दोनों पॉजिटिव हुई तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हुई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुई तो नेगेटिव।
तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि एक्स और वाई की वैल्यू में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सब बातें मैं भी थोड़ी और डिटेल में जब क्वेश्चन पे आएंगे तब तो करेंगे। अब अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहूं और इस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहूं और ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो मुझे लगा हर एक पॉइंट पर ही स्लोप चेंज हो रहा है। ये अभी अभी तो बढ़ रहा था, अब पता नहीं इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया यार। एक्स के बढ़ने पर वाई नीचे की ओर आने लग गया यार। ये एक्स तो बढ़ रहा है, यहां तक तो ठीक था कि एक्स बढ़ रहा था तो वाई भी ऊपर ही जा रहा था, बट यहां के बाद एक्स के बढ़ने से वाई तो क्या होना शुरू हो रहा है, कम होना शुरू हो रहा है। ठीक है या नहीं? तो अब मुझे अगर इनके स्लोप निकालने हो तो ग्राफिकली क्या तरीका होता है स्लोप निकालने का? ग्राफिकल तरीका ये होता है कि आपको जिस भी पॉइंट पर स्लोप निकालना है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट का मतलब होता है टच करके जो लाइन जा रही है उस लाइन, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके जा रही है बेटा। शायद मैं इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है बेटा, काफी ज्यादा टच कर जाता है, काफी देर तक टच करता रहता है। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर, यहां पर मुझे स्लोप पता करना, तो यहां पर सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ। अब टेंजेंट आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे करोगे तो इंटरसेक्ट कर लेगी। टेंजेंट मतलब टच करके जाए, मतलब एक ही पॉइंट पे करे, तो एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं करे। आप बताओ इसके अलावा कोई और तरीका है टेंजेंट ड्रॉ करने का? आप कोई बोलो कि मैं ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, यही है सर, और कोई तरीका ही नहीं। और इसी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो एंगल होगा tan थीटा, ये स्लो आप देख रहे हैं एंगल 90 डिग्री से कम आ रहा है। 90 से कम आने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है या तो एक्स एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। और अगर मैं बोलूं एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है। भाई कान ऐसे पकड़ो, बात तो वही है ना, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, तो मैंने बढ़ने की तरफ देखा, ऊपर भी देखा वाई भी बढ़ रहा था, फिर मैंने उल्टा देखना शुरू किया, एक्स अगर कम करता हूं तो वाई भी कम होता है, तो बात तो वही कि भाई यार ये पॉजिटिव तभी आएगा ना, तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों। तो अगर एक्स बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है और एक्स कम हो रहा है वाई भी कम हो रहा है, तो स्लोप आपका पॉजिटिव ही आने वाला है। और अगर उल्टा हो गया कि एक्स के बढ़ने से वाई कम हो गया और एक्स के कम होने से वाई बढ़ गया, तो इसमें स्लोप नेगेटिव ही आने वाला है। क्यों सर? देखते, आपने यहां पर स्लोप निकाल लिया, अब मैं इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के मूड में, मैंने यहां भी एक टेंजेंट ड्रॉ, कोई और तरीका है टेंजेंट ड्रॉ करने का? इस पॉइंट पे करो, ठीक है बच्चों? मेरी ड्राइंग पे मन जाना है, समझ लो बस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ, ये ड्रॉ, और इसी पॉइंट पर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल ये बनाएंगे एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा। अब आप चेक करो
कि x की वैल्यू के बढ़ने से y की वैल्यू बढ़ी नहीं, कम हो गई। देखो पहले यहां थी, फिर और बढ़ाया तो और कम हो गई y की वैल्यू, और बढ़ाया तो और कम हो गई y की वैल्यू, और बढ़ाया यहां पर आगे तो और कम हो गई। वो तो मैं पूरे कर्व की बात कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था। स्लोप तो मेरा इस पॉइंट का निकला है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 90 से आगे हर जगह पर आप कहीं भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ कर लो और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो यू विल गेट कि स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये आपने देखा। ठीक है, अब मुझे तो स्लोप पता है, dy बाई डी एक्स होता है, मैं तो dy बाई डी एक्स निकाल लूंगा और dy बाई डी एक्स से पता चल जाएगा, क्योंकि चेंज इन वाई चेंज इन एक्स यही तो होता है। यहाँ तो इतना छोटा सा चेंज आएगा कि उस चेंज को मैं यहाँ फिगर पे दिखाना मुश्किल है, इतना ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं बनाता हूँ चेंज, तो ये इतना सा चेंज है, ट्रायंगल नजर भी नहीं आ रहा आपको है, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई, क्योंकि स्मॉल चेंज है बिल्कुल। तो तरीका वही। तो बच्चों किसी भी जगह किसी का भी स्लोप निकाल लो। अब क्योंकि ये स्लोप चेंज हो रहा है, अब देखो यहां पर मान लो मैंने फंक्शन एक्स साइन एक्स लिया, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही साइन एक्स का ले रहा हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, मतलब dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है, वेरिएबल आ रही है। लाइन का स्लोप निकाला था, कांस्टेंट आया था, क्योंकि चेंज ही नहीं होता, और क्योंकि इसका स्लोप चेंज हो रहा है तो वेरिएबल ही आएगा। हर जगह तो नया स्लोप आ रहा है, तो ये स्लोप डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर। अगर मैं इसमें 0 और 90 के बीच की कोई वैल्यू पुट कर दूं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो ये देख लो 0 से 90 के अंदर ये स्लोप पॉजिटिव ही आएगा, जहां मर्जी निकाल लो, जिस मर्जी पॉइंट पे निकाल लो। तो ये इंडिकेट करता है कि स्लोप पॉजिटिव ही आएगा, और यहां पर भी इंडिकेट करता है पॉजिटिव आएगा, और यहां पर भी ग्राफिकली इंडिकेट करता है कि एंगल 90 डिग्री से कम बन रहा है, और एंगल 90 डिग्री से कम करना है तो 0 to 90 पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव भी वही बात कह रहा है, ग्राफ भी वही बात कह रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, और चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स भी यही कह रही है कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव का इस्तेमाल किए हम बता रहे हैं। ये हमारा सिस्टम है, हम ग्राफिकली बता रहे हैं, और ये हम बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हमारा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसी बात को हम यहां बताएं। ठीक है, अगर स्लोप हुआ पॉजिटिव तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज करना। क्या बोलते हैं बेटा? बढ़ रही है चीज, एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं यार, तो ठीक है। ठीक है, दुख सुख के साथी हैं, एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, गिर रहे हैं दोनों गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं दोनों चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब सुख दुख के साथी हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, टांग खिंचाई नहीं हो रही तो इंक्रीजिंग। और जब टांग खिंचाई हो रही है कि मैं इधर जा रहा हूँ, मैं तो इधर जाऊंगा, तू कर ले जो करना है, तो फिर ऐसे में तरक्की कहां से होगी यार? डिक्रीजिंग। तो स्लोप नेगेटिव आएगा तो वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, देखो। और अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज कर रहा है, और जब नेगेटिव आएगा तो क्या हो गया बेटा? डिक्रीज कर। ठीक है सर, और यहां तक डिक्रीज कर रहा है, देखो 3π/2 तक, और 3π/2 के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था जिससे हमने समझा कि कैसे होता है। ठीक है, अब हम किसी एक पॉइंट के ऊपर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है बताएं तो सही नहीं रहता। पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खड़ा हुआ हूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ रहा हूं, घट रहा हूं, क्या पता किसी को।
बहुत छोटा सा पॉइंट ऑफ टाइम है, और छोटा सा पॉइंट ऑफ भी टाइम लोगे तो थोड़ा हिलोगे तो सही, और पॉइंट ऑफ टाइम ही नहीं है तो फिर कहां से हिलो? तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कह सकता, एक पर्टिकुलर इंटरवल में कह सकता। मैं ये कह सकता हूं कि 0 से लेकर 90 तक तो ये इंक्रीज हो रहा था, फिर 90 से 270 तक ये डिक्रीज हो गया, फिर 270 से आगे यहां तक भी गया, आगे इंक्रीज। तो कोई पर्टिकुलर जगह होगी, इंटरवल होगा कि इससे इसके बीच में इंक्रीज होगा और फिर इससे इसके बीच में डिक्रीज, और हमें वही इंटरवल फाइंड करना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कि कहां पर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कहां पर ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, अब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं बेटा, x प्लस 1/x ये फंक्शन है, मुझे नहीं पता ये कहां इंक्रीज कर रहा है और कहां डिक्रीज कर रहा है, मुझे वो इंटरवल पता करने हैं जहां पर ये इंक्रीज या डिक्रीज कर। एक और बात, जैसे ही x डिनोमिनेटर में आया तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि x 0 के इक्वल, क्योंकि x 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1/0 नॉट डिफाइंड, डोमेन में नहीं। अगर ये मेंशन नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि x वाली जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करके, तो वो पॉइंट हमारे डोमेन का पार्ट याद रहेगा। चलिए हम डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव इसका -1 इंटू 1 याद है आपको, 1 माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, ये हमारा यहां तो कोई दिक्कत है। चलिए एक बार पीछे चलते हैं, बेटा एक ग्राफ था आपका, आप मुझे बता सकते हैं ये टर्निंग पॉइंट कहां पर है? टर्निंग मतलब जहां से ये बदल गया, बढ़ते बढ़ते घटना शुरू कर दिया इसमें, ये पॉइंट है, यही टर्निंग पॉइंट दिख रहा है। इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर मैं स्लोप निकालना चाहता हूं। अब इस टर्निंग पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। मैंने टेंजेंट, और फिर मैं एक्स एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करता हूं। सर वो भी यही है, टेंजेंट भी वही है, एक्स एक्सिस के पहले लाइन भी वही है, तो एंगल क्या बना बीच में? 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब स्लोप क्या हो गया? 0। सर ये तो मैथमेटिक्स की भाषा हो गई, सिंपल सी बात बताओ, ये मेरे ग्राफ पर देखना प्लीज यार, मेरा ग्राफ इतना सुंदर नहीं बनता, बहुत गड़बड़ है, इसको देखोगे तो फिर बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये मुझे ये बनाना भी नहीं था, ये चोंच नहीं बननी चाहिए। आप बताओ कि ये रोड, ये जो रोड है, रोड की बात कर रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में, इस रोड में कहीं ढलान नजर आ रही है आपको? आ रही है ढलान नजर? तो ढलान नहीं है मतलब स्लोप नहीं है, स्लोप का मतलब ढलान ही होता है, स्लोप है ही नहीं। जब स्लोप नहीं है तो सिंपल सी भाषा में क्या हो गया? 0। बिल्कुल पहले मैं फर्स्ट पे चल रहा हूँ, है ही नहीं, स्लोप थोड़ी है यहाँ पर, पुल पे क्या हूँ स्लोप है, तो यहां पर तो स्लोप ही नहीं है। तो बेटा ये कहा जाता है कि जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ मुड़ता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ मुड़ता है, आप यहां पर देखो यहां भी मुड़ रहा है, यहां पर भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आने वाली है, और जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आने वाली है तो एंगल लो बनेगा, वो 0 डिग्री बनेगा। और वैसे भी जब दो लाइनें पैरेलल होती है उनके स्लोप सेम होते हैं, एक्स एक्सिस का स्लोप 0, तो ये टेंजेंट उसके पैरेलल है, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी, जो टेंजेंट का स्लोप होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वही स्लोप उस कर्व का होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। टेंजेंट का स्लोप ही मेजर करता है कर्व के स्लोप को। ठीक है, तो बच्चों
ये आपका समझ आ गया कि ये टर्निंग पॉइंट पर इसे हम कह सकते हैं कि स्लोप एफ डैश एक्स एम स्लोप इक्वल टू 0 होता है। तो सर अब मैं वापस आ गया अपने क्वेश्चन पर, आ गया, ये मेरा dy बाई डी एक्स हो गया। तो मैं यहां लिख दूं एट टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हमें पता है तो इसको 0 पुट कर देते हैं। मुझे तो पॉइंट ही निकालना है भाई, कहां से टर्न करना है, इंटरवल इधर निकालने हैं, तो मैंने पुट कर दिया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, भाई ये तो उधर जाके 0 ही हो जाना है। दो वैल्यू। अब मैं एक नंबर लाइन बना दूं अपनी समझ के लिए। सर ये नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जा रही है, ये बीच में 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। तो मुझे यहां से लेके यहां तक चेक करना है कि फंक्शन, जब कुछ नहीं है तो इसका डोमेन, पूरे डोमेन पे चेक करेंगे, ऑल रियल नंबर पे चेक करेंगे, लेकिन 0 पे चेक नहीं। तो मैं टर्निंग पॉइंट तक यहां पर एक ही जैसा होगा। अब यहां पर एक ही जैसा होगा लेकिन एक्सेप्ट 0, 0 तो इसकी प्रॉब्लम है, 0 तो इसका 0 में तो ब्रेक हो जाना है बेटा, यहां पर ये ग्राफ ब्रेक होना, नॉट डिफाइंड आने वाला है। आप अगर डेरिवेटिव में भी पुट करोगे 0 तो ये नॉट डिफाइंड आने, ठीक है। और फिर 1 से ये आपको पता करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1, ओपन ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, क्लोज भी डाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ओपन और क्लोज के बारे में बता दूंगा आपको। और इसमें अगर आप 0 माइनस कर दें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। या फिर इंटरवल बना दें -1 से 0, 0 से 1, ठीक है। और तीसरा 1 to इन्फिनिटी। ये मेरे बन गए इंटरवल्स। ओपन ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, क्लोज भी डाल सकते हैं। इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं डालना, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही रहता। अब यहां पर मैं चेक करूंगा साइन डेरिवेटिव का। अगर डेरिवेटिव का साइन हुआ पॉजिटिव तो मैं बोल दूंगा इंक्रीज कर रहा है, और अगर डेरिवेटिव का साइन हुआ नेगेटिव तो मैं बोल दूंगा डिक्रीज कर रहा है। सर ये आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना बेटा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग, यही यही तो किया हमने, कहानी यही है। तो बच्चों करते हैं फिर स्टार्ट। सर आप, हाँ जी, इस फंक्शन में पुट करेंगे, कहां गया फंक्शन में, ये रहा x-1, डिनोमिनेटर में पुट करने का फायदा नहीं होने वाला, पता क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, -1 भी पुट करोगे तो स्क्वायर करके पॉजिटिव दे जाएगा। चलिए यहाँ पुट, इसको डिनोमिनेटर को तो भूल ही जाओ, है ही नहीं। -∞ से -1 के बीच में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो नंबर लाइन देखो, -2 पुट करो। जब आप -2 पुट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये भी नेगेटिव ही आएगा दोस्त। बेटा ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, पुट करके दिखा दो सर। -2 -1 -2 +1 -3 -1 +3। अब सही है सर। डिनोमिनेटर मैंने पुट नहीं किया है क्योंकि वो पावर 2 है, इवन पावर आएगी तो नेगेटिव की भी हो पॉजिटिव की हो तो -1 से 1 में
आप 1/2 पुट कर दो, -1/2 पुट कर दो। मैं तो कह रहा हूँ चेक करने के लिए 0 पे पुट कर दो, करनी नहीं है 0 से चेक करने, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मैं जा ही रहा डिनोमिनेटर पे, मैं तो ऊपर ऊपर ही चेक कर रहा हूँ, तो मैं 0 पे करके कर सकता हूँ। तो बेटा जी वैसे करना नहीं है, लिख करके तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है दोस्तों, 1 से इन्फिनिटी में 2 पुट कर दो। सर ये पुट पुट नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, ये एक छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो तुम, प्लस माइनस ही तो चेक करना है। कोई मैंने ये थोड़ी बोला बताओ क्या आ रहा है आंसर, सिर्फ यही तो बताना प्लस है माइनस है बस। तो मेरे दोस्तों यहां पर हो गया इंक्रीजिंग, यहां पर हो गया डिक्रीजिंग, और यहां पर हो गया इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग पे ये वाली एरो ऊपर, और डिक्रीजिंग पे। कोई दिक्कत? ये मैं बिना टेबल के यहां भी निकाल सकता था। ठीक है सर, फ्रॉम टेबल मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं करी है जो मैंने आपको समझाई नहीं है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, या मैं 0 के इक्वल क्यों पुट कर रहा हूं टर्निंग पॉइंट के लिए। सब चीजें हमने ग्राफिकली भी समझाई हैं और डेरिवेटिव से। टेबल से फंक्शन एक्स इज इंक्रीजिंग -∞ to -1 union 1 to infinity and decreasing ठीक है। हालांकि मैं 0 पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकता हूँ कि क्या होगा, बट फिर ना मुझे ग्राफ पे जाना पड़ेगा बेटा। तो अभी फिलहाल मैं इसी समझा नहीं सकता कि मुझे ऐसे लिखने दो, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें चेंज करनी होंगी तो कर देंगे। अभी फिलहाल ये समझाना जरूरी है कि डोमेन भी कोई बीमारी होती है, ये ना हो कि बिना डोमेन के हम अपने अपने काम में चलते रहे। पहले पड़ गया ये क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास है फंक्शन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें इसका करना है, और इंटरवल भी दे दिया गया है 0 से 2 पाई। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि इंटरवल होना जरूरी होता है। रीजन ये है कि ये सर्कुलर फंक्शन है, बार बार रिपीट होता है, तो एक सर्कल में हमने चेक कर लिया तो फिर अगले सर्कल में चेक करने की जरूरत नहीं है। जबकि ये जो फंक्शन होते हैं बाकी, ये तो लाइन में होते हैं, -∞ से ∞ तक जाते हैं, लेकिन ये बार बार रिपीट होने वाले फंक्शन होते हैं, इसलिए हम इनको एक इंटरवल के अंदर चेक कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। नहीं दिया तो फिर हम 0 से 2 पाई में चेक करते हैं। तो सर हमारा पहला स्टेप क्या है? आपको स्टेप याद हो जाने चाहिए कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, और अगर मुझे लगता है कि इसका डेरिवेटिव करने में मुश्किल आएगी तो पहले मैं क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई कर लूं, ताकि डेरिवेटिव करने में अगर सिंप्लीफिकेशन नजर आती है तो ये आपको प्रैक्टिस से होता है। आपने डेरिवेटिव कर लिया, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन है तो आप सिंप्लीफिकेशन कर लो। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में का ध्यान रखो तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव के बाद मैंने सिंप्लीफाई किया, तो हर स्टेप के बाद अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, नजर आ रही है, और आप सिंप्लीफाई नहीं करें तो गलत करो, सिंप्लीफाई करो। हमारे क्वेश्चन में अगले में आएगी या नहीं आएगी वो एक अलग बात है, बट आप करो। अगर नजर आ रही है तो, कहीं पर भी नजर आ रही है तो बच्चों यहां पर नजर नहीं आ रही, इसमें क्या सिंप्लीफाई करूं, cos x माइनस साइन एक्स। तो यहां पर 2 पॉइंट, इस टर्निंग पॉइंट की जगह कई बार हम क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं,
क्रिटिकल पॉइंट के अंदर ना क्या होता है, जैसे भी हमने निकाला था, एक आंसर -1 आया था, एक 1 आया था, तो ये हमारे टर्निंग पॉइंट थे। और अगर मैं बोल दूं क्रिटिकल पॉइंट, तो उसमें फिर वो वाला भी आ गया जिसपे नॉट डिफाइंड था, 0 गया, तो उसको मैं इन तीनों को मैं टर्निंग पॉइंट नहीं बोल सकता, इन दोनों को मैं टर्निंग पॉइंट बोलूंगा। ठीक है, जहां पर नॉट डिफाइंड है वो टर्निंग पॉइंट थोड़ी है, पता ही नहीं है वहां पर क्या। ठीक है, लेकिन जब मैं क्रिटिकल पॉइंट लिखूंगा तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ -1 और। ठीक है, तो अभी मैं टर्निंग पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉट डिफाइंड वाला कुछ नजर नहीं आ रहा, और साइन में पॉजिटिव भी नॉट डिफाइंड होते भी। तो ये बात आपने टर्निंग और क्रिटिकल में ध्यान रखना है, क्योंकि फिर मैं कभी क्रिटिकल लिख रहा हूँ या किसी बुक में क्रिटिकल लिखा मिल आ रहा है, तो अब टर्निंग पॉइंट को आप क्रिटिकल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्रिटिकल में तो दोनों आ गए, -1 भी आ गया, 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, तो लिख दो क्रिटिकल, तो हर जगह क्रिटिकल लिख दो, टर्निंग लिखो ही मत ताकि कंफ्यूजन हो। ठीक है नहीं, क्योंकि मैं कुछ टाइम के बाद चेंज कर दूंगा अपने आप को, फिर आप बोलोगे सर ये चेंज कर दिया आपने, पहले तो टर्निंग पॉइंट लिखते थे। ठीक है नहीं, तो दोनों ही बातें, वो मुझे पता होता है क्वेश्चन में कहाँ क्या लिखना है, मैं समझाता नहीं हूँ और लिखता चला जाता हूँ, बच्चे सुनो, पहले ही समझा दिया आपको क्या। चलिए बेटा जी, एफ डैश एक्स को 0 लेते हैं, और यहां पर कुछ चीजें समझने वाली हैं, वो आप जरा ध्यान से समझिएगा। cos x इक्वल टू sin x, यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि cos x को उधर जाके क्या कर दें, डिवाइड। तो जब cos x को वहां जाके डिवाइड कर दें तो यहां क्या बचेगा, कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है भाई, 1 से हो रहा है, प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो गया तो 0 हो जाएगा, बट मल्टीप्लाई से डिवाइड हो रहा है तो 1 ही रहना भाई, फिर गड़बड़ मत करना। तो ये आपका आ गया 10x की वैल्यू 1। सर अब मैं मोटे मोटे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, बड़ी क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, और इन मोटे मोटे क्वेश्चंस में जो चीज समझने वाली है वो ढंग से समझ लो। वो ये है कि आपका ये जो, अगर आपको पहले से आता है तो आप कुछ भी करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पहले से नहीं आता तो जो मैं कह रहा हूँ वही करना है। ठीक है, सीखना है तो यही सीखना। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये 0 से 2 पाई कवर करता है। ये 90 है, ये 180 है, ये 3 पाई बाई 2 है, इसे 270 डिग्री, और ये 360। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक, ये हमारे को पता होना चाहिए। अब हमारा आंसर अगर इस क्वाड्रेंट में आता है तो हम आंसर लिखते हैं एंगल, और अगर हमारा आंसर इस क्वाड्रेंट में आता है तो हम लिखते हैं पाई माइनस एंगल, या एंगल की जगह अल्फा कर देते हैं। और यहां आता है तो हम लिखते हैं पाई प्लस अल्फा, और यहां आता है तो हम लिखते हैं 2 पाई माइनस। ये पाई है, पाई माइनस अल्फा इधर, पाई प्लस अल्फा इधर, ये 2 पाई है, तो 2 पाई में इधर अल्फा ही होता है। आपने ना तो 90 का इस्तेमाल करना है ना 270 का करना है, आपको कोई जरूरत नहीं है इन दोनों का इस्तेमाल करने की, यही करना है जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, दूसरा आपको टेबल याद होनी चाहिए पूरी, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो बच्चों फिर बहुत मुश्किल है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री,
ठीक है, ये पूरी आनी चाहिए। इसके अलावा एक टेबल और आनी चाहिए जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। साइन की जो वैल्यू होती है 0, और 10 की अगर वैल्यू आ जाती है 0, तो ये बताया गया था पहले भी कि जो एंगल होता है वो एन पाई के इक्वल होता है, और एन का मतलब होता है इंटीजर। एन का मतलब क्या होता है बेटा? इंटीजर। और अगर कॉस की वैल्यू 0 आ जाती है तो एंगल होता है सिंपल लैंग्वेज में प्लस माइनस ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2, और मैथमेटिकली 2n -1 या +1 कर दो, जो भी कर दो, पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ऑड नंबर ही होता है। अब इन दोनों की हेल्प से एक टेबल बनेगी। 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। साइन की, कॉस की और टेन की। साइन की वैल्यू 0 होती है एन पाई पे। एन पाई का मतलब है 0 पाई, 1 पाई, एन का मतलब इंटीजर, 2 पाई, 3 पाई, -1 पाई, -2 पाई, इन सब पे 0 होती है। तो 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0। 10 की वैल्यू भी यही 0 होती है। ये लो जी, 10 भी बन गया। कॉस की वैल्यू 0 होती है ऑड नंबर, तो 1 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2 पे 0 होती है। आधी चला टेबल बन गई। साइन 90 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू भी सबको पता है। 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। अब सर मुश्किल से 3 वैल्यू बची जो आपको नहीं पता, बाकी सारी पता है, तो भर देते हैं। ये +1 है तो ये -1 होगी, ये +1 है तो ये -1 होगी, और ये +1 होगी। खत्म, बन गई टेबल। रट लेना, बहुत काम आएगी, क्वेश्चन में टाइम बचाएगी बहुत ज्यादा। इतना टाइम बचाएगी कि आप भी सोचोगे। अब देखो, ये 10x = 1, 10x की वैल्यू 1 है, मतलब पॉजिटिव 1 है। टेन एक्स पॉजिटिव है बेटा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। अब यहां यही है कि 10x पॉजिटिव कहां होता है सर? ये फर्स्ट में और थर्ड में। तो या तो मेरा आंसर यहां हुआ, या मेरा आंसर निकाल लिया सर। तो मेरा स्टेप 1 कि 10x पॉजिटिव कहां, एक्स भी नहीं, मैं एंगल बोलूं यहां पर, 10 एंगल पॉजिटिव। तो ये मेरा जवाब आया फर्स्ट एंड थर्ड। दूसरी बात, अब इसके आगे जो निशान लगा हुआ उसको भूल जाओ, प्लस का या माइनस का भूल जाओ, माइनस है तो भी भूल जाओ। 10 की वैल्यू 1 कब होती है? 45 डिग्री पे पाई बाई 4। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखो क्या है। ठीक है सर, तो आपने देख लिया सर, न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या? 1, और 1 होता है पाई बाई 4। बस, नेगेटिव 1 होता तो भी आप 1 लिखते, ठीक है, और पॉजिटिव तो आंसर आपका पाई बाई 4 ही होता। अब आप आ जाइए कि मुझे ये दो आंसर लिखने, अल्फा और एक पाई प्लस अल्फा। अल्फा तो पाई बाई 4 ही है, और ये पाई प्लस पाई बाई 4 है। पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस, भाई यहां पर अल्फा लिखना है और यहां पर क्या लिखना है? पाई प्लस अल्फा। तो मुझे दोनों आंसर लिखने हैं, यहां तो हो नहीं सकता। तो यहां पर जो एंगल की वैल्यू आई, मैं एंगल बोल रहा हूं, ब्रैकेट में एंगल लिख रहा हूं, यहां पर एक्स है,
और 2x होगा तो आपको 2x लिखना पड़ेगा, 3x होगा तो कुछ और लिखा होगा, कुछ और लिखना पड़ेगा। x है तो मैं x लिख रहा हूं। एंगल इक्वल टू, एक तो आपका आंसर आ रहा था अल्फा और एक आ रहा था पाई प्लस अल्फा। इस क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन में ऐसा आएगा जरूरी नहीं है, तो एक आंसर आ गया पाई बाय 4 और एक आ गया पाई प्लस, लो जी ये आ गया जी 5 पाई बाय 4। अगर आप सिंपल सी भाषा में देखें तो ये 45 डिग्री है और 45, और ये 5 को मल्टीप्लाई कर दें 45 से तो ये 245 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों 45 डिग्री तो ये था और 225 यहां होगा 180 और 270 के बीच में। सर बात समझ आ गई? अब मुझे चाहिए इंटरवल्स। क्या चाहिए? अब जब इंटरवल की बात आती है तो मेरा इंटरवल बनेगा 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि मुझे 0 से 2 पाई जाना है। तो 0 से 45, 45 से 225, 225 से 360, यही इंटरवल बनेंगे। अब 0 से 45 में मैं साइन चेक करना चाहता हूं। किसका साइन चेक करोगे सर? 0 पुट करने से पहले, सिंप्लीफिकेशन के बाद यहां पर मैं पुट करना चाहता हूं। तो मैंने बोला हम क्लोज भी ले सकते हैं, तो हम 0 से पुट करके देख सकते हैं। जब हम 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन 0 की क्या होती है? 1 माइनस 0। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, 45 डिग्री से लेकर 225 डिग्री तक कुछ भी पुट करूं, मैं 90 भी पुट कर सकता हूं। और मान लो 90 पुट किया तो cos 90 0, साइन 90 1। 5 पाई बाय 4 से 225 से 360, ये 225 से 360 है, तो सर 270 कर दो ना। साइन 270 cos 270 यहां आ जाती है ना? मजेदार बात, जरूरत ही नहीं है। साइन 270 माइनस 1 cos 270 0, माइनस 1 माइनस 0, सॉरी cos 270 क्या बेटा? cos 270 0 और साइन 270 तो माइनस पहले ही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? तो यहां पर हो गया इंक्रीजिंग, यहां हो गया डिक्रीजिंग और यहां हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब लिखने की जगह नहीं थी इसलिए इतनी कहानी करनी पड़ी, इतने से में बनाना पड़ा। बट बात तो क्लियर हो गई ना एकदम। यहां से कैसे एंगल निकालना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर दिक्कत आएगी। क्वेश्चन और करते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करेंगे। साइन एक्स का बेटा आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो बताना, वैसे ऐसा कुछ मैं कर नहीं रहा हूं। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूं, मैं क्रिटिकल लिख रहा हूं तो सब जगह चल जाता है वो। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू -1। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि tan x की वैल्यू आ गई -1, तो हमारा वही पुराने वाला सिस्टम। आप भूल जाओ ना ये 1। पहले ये चेक करो कि माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है। 10 की वैल्यू माइनस कहां पर होगी? एक यहां पर होगी और एक पाई माइनस अल्फा। और तो हमारा आंसर है पाई माइनस अल्फा और ये एंगल है। अब माइनस को भूल जाओ, 1 1 कब होती है? 45 डिग्री पर। ये जो मैंने डिसाइड किए हैं वो प्लस और माइनस से,
डिसाइड किया है। ये जो मैंने डिसाइड किया है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से डिसाइड किया है, विदाउट चेकिंग प्लस माइनस। अब मेरी x की वैल्यू आएगी पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये पाई माइनस पाई बाई 4, 3 बाई 4, 4 टू 8, 7 पाई बाई 4, 4 टू 8 है ना बेटा। अब अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 3 इंटू 45, जरूरत नहीं है निकालने की, मैं आपको समझाने के लिए निकाल देता हूं, 315 बस बना लेते हैं इंटरवल्स। इंटरवल बने 0 टू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 टू और 7 पाई बाई 4 टू 2 पाई। और यहां पर हमने साइन चेक करना है किसका, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स हमारे पास है cos x प्लस sin x। 0 डिग्री पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये ठीक है सर। आप 0 पुट करो। 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 बच्चों, आप अब यहां देख लो, 135 से 315 के बीच में 180 भी पुट कर सकते हो, सर 180 डिग्री पुट कर दे। सर याद कहाँ है हमें, सर साइन 180 0 है, कॉस 180 -1 है। साइन 180 0, कॉस 180 -1, -1 प्लस 0 माइनस, निकालने नहीं पड़े ना यार, टेबल ही कल्प कर रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। नेक्स्ट 7 पाई बाई 4 से 315 से 360 तक, सर 360 कर दो। 360 की वैल्यू तो याद ही नहीं होती सर, कोई बात नहीं, हम करते हैं ना। साइन 360 0, कॉस 360 1, वही 0 और 1 है बेटा। आगे आंसर, मुश्किल लग रहा है? कोई मुश्किल नहीं है ना, है तो बताओ। फंक्शन x इक्वल टू 2 ऑफ साइन x प्लस x, इंटरवल 0 टू 2 पाई। f डैश x 2 cos x प्लस 1, f डैश x 0 2 cos x प्लस 1 0 cos x -1। सर जी cos की वैल्यू नेगेटिव, या तो यहां मिलेगी या यहां मिलेगी, यहां मिलेगी तो पाई माइनस अल्फा, यहां मिलेगी तो पहला काम। दूसरा काम 1/2 लेना है पॉजिटिव, नेगेटिव को भूल जाओ। cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, पाई बाई 3। तो बच्चों एक पाई माइनस अल्फा है, एक पाई प्लस अल्फा है, ये सब चीजें वहां पर नहीं लिखनी एग्जाम में। और अल्फा आपका क्या बोला था आपने, तो सर आंसर हो गया एक्स की वैल्यू, एंगल लिखना है यहाँ पर, एंगल पाई माइनस पाई बाई 3। लो सर 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। सर समझा दो ये होता क्या है, तो समझा दिया। पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, तो ये 120 हो गया और ये 240 हो गया। 120 यहीं कहीं होगा, 240 यहीं कहीं होगा। जब मैं इंटरवल बनाऊंगा तो 0 से 2 पाई बाई 3 का बनाऊंगा, 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 बनाऊंगा, और 4 पाई बाई 3 से, चलो सर साइन चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स की।
सर यहाँ तो जीरो ही पुट कर दो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, सॉरी 1 होती है, तो 2 इंटू 1 2 पॉजिटिव आएगी। ठीक है सर, 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 से 180 डिग्री चलेगी। साइन 180 जीरो होता है, कॉस 180 -1 होता है। साइन 180 जीरो और कॉस 180 ये -2 1 हो जाएगा। जीरो से 2 पाई, 2 पाई तो कॉस का अपना इक्विवेलेंट है। ठीक है, 1 होती है 2 पाई मतलब जीरो। 2 पाई और जीरो की वैल्यू सेम होती है बेटा, देखो ये 2 पाई भी यही है और जीरो भी यही है, तो सेम वैल्यू। तो जो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वही। ठीक है, तो एग्जाम में ये सब चेक करके नहीं दिखाना होता बेटा। तो भाई साहब जी इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, बताइए है कोई प्रॉब्लम? एल्जेब्रिकल करें कहना और, या समझ आ गई है बात? हैं, झूठ बोल रहे हैं? चलो फिर ठीक है, आप इस पे नोट वोट कर लो।